केंद्र सरकार आपराधिक कानूनों में संशोधन करने के पक्ष में है। कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें संशोधन जल्द ही कर दिया जाएगा। इसी को देखते हुए धारा 375 को लेकर के इस धारा में कुछ संशोधन करने के लिए एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें कि ये मांग की गई कि वैवाहिक बलात्कार को इस धारा के अंतर्गत स्थान दिया जाए। मैरिटल रेप को इस धारा के अंतर्गत स्थान देने की मांग इस याचिका के अंतर्गत की गई है, जिस पर हाईकोर्ट का ये विचार है कि ये रचनात्मक दृष्टिकोण है और इस दिशा में संशोधन करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही इसमें सुझाव भी मांगा गया है कि क्या इस धारा के अंतर्गत इस तरह के शब्द को स्थान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपसे वैवाहिक बलात्कार से संबंधित कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में एक खुद को एक इंसान समझते हुए, ना यहाँ पर आप हस्बैंड हैं ना आप वाइफ हैं, आप एक इंसान हैं और आप उस तरह से सोच करके आप ये बताइए कि क्या इन शब्दों को 375 के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए या शामिल नहीं किया जाना चाहिए। धारा 375 के अंतर्गत अगर हम देखें तो वैवाहिक बलात्कार जैसी किसी भी तथ्य को स्थान नहीं दिया गया है। हमारे आईपीसी में वैवाहिक बलात्कार शब्द की कहीं भी कोई ना ही संज्ञा है और ना ही इस तरह के शब्दों को कहीं पर भी डिफाइन किया गया है। वैवाहिक बलात्कार क्या होता है, तो अगर हम इसे जानें तो अगर कोई भी विवाह ऐसा है जो कि नैतिक है और कानूनी रूप से मान्य है, तो ऐसे विवाह के अंतर्गत पति को ये राइट मिल जाता है, ये अधिकार मिल जाता है कि वो वाइफ के साथ बिना उसकी मर्जी के फिजिकल रिलेशन बना सकता है। अगर विवाह ऐसा है जो कि सामाजिक रूप से सही है, नैतिक रूप से है और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे विवाह के अंतर्गत पति पूरा हकदार हो जाता है कि वो अपनी पत्नी के साथ जैसी मर्जी वैसे रह सकता है, उसके साथ जिस तरह से भी चाहे वैसे पेश आ सकता है। 375 में जो अपवाद स्वरूप बताया गया है तो वो ये बात कही गई है कि अगर कोई भी पति जिसकी पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो ऐसा रिलेशन बलात्कार की श्रेणी में, ऐसा रिलेशन रेप की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर कोई पति अपनी ऐसी पत्नी के साथ जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक है फिजिकल रिलेशन बनाता है बिना उसकी मर्जी के, जोर जबरदस्ती करके, तो इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। तो यहां पर यह अपवाद स्वरूप दे दिया गया है। धारा 375 जो बलात्कार की बात करती है वो अपने दायरे से पति और पत्नी के रिलेशन को अलग रखती है। आज जो मांग की जा रही है वो ये की जा रही है कि धारा 375 के अंतर्गत पति और पत्नी के रिश्ते को भी, दायरे को भी उसके अंतर्गत, उस दायरे में उसको लाया जाए। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से रिलेशन बना रहा है और बिना उसकी मर्जी के बना रहा है तो उसे भी बलात्कार माना जाना चाहिए, इस बात की मांग की जा रही है। हमारे यहाँ, हमारे भारतीय समाज में जो विवाह होते हैं वो उसमें हस्बैंड वाइफ एक जीवन साथी की तरह न हो करके हस्बैंड को, पति को परमेश्वर का दर्जा दे दिया जाता है। और वो परमेश्वर, जब आपने उसे परमेश्वर का दर्जा दे दिया तो परमेश्वर आपके साथ जो भी करता है वो अपनी मर्जी से करता है। चाहे तो वो आपके साथ अच्छे ढंग से पेश आता है, चाहे तो आपके साथ बुरे तरह से बर्ताव करता है। क्योंकि हमारे समाज में ही ऐसा दर्जा दे दिया गया है जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अगर विवाह संबंध की बात की जाती है तो वहां पर परमेश्वर का दर्जा न देकर के एक जीवन साथी का दर्जा दिया जाना चाहिए। कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी तरह का कोई प्यार शब्द का कहीं भी कोई स्थान नहीं होता, लेकिन पति अपने आप को सर्वोपरि मानते हुए अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए मांग की जा रही है
कि वैवाहिक बलात्कार को भी धारा 375 के अंतर्गत स्थान देना चाहिए, और हो सकता है कि कानून में संशोधन जब किया जाए तो इस वर्ड को भी हो सकता है कि स्थान दे दिया जाए। आपकी नज़र में ये कितना सही है, कितना गलत, ये आप पूरे वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये आती है कि जब भी हमारे यहाँ कोई कानून बनता है तो उसका सकारात्मक दृष्टिकोण से उसका जितना महत्व नहीं होता, उससे ज्यादा महत्व उसका नकारात्मक दृष्टिकोण में हो जाता है। जैसे कि हम धारा 498A की अगर बात करें तो ये जो धारा जब लाई गई तो इसके लाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि ऐसी महिलाएं जिनको कि प्रताड़ित किया जा रहा है उनके परिवार वालों के द्वारा, जो कि होती भी हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे समाज में केवल पुरुष ही प्रताड़ित होते हैं, बहुत जगह ऐसी है जहां पर महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, कोई शारीरिक रूप से होती हैं तो कोई मानसिक रूप से होती हैं। तो इस जब 498A को लाया गया तो वहां पर ये उम्मीद नहीं की गई थी कि इस धारा का इतना ज्यादा मिसयूज किया जाएगा, लेकिन आज के समाज में अगर हम देखते हैं तो 498A से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं उसमें से 90% केस झूठे होते हैं। तो ये उम्मीद भी की जा सकती है कि अगर इस तरह के संशोधन हो गए तो शायद आगे चल के इसका भी गलत रूप से यूज किया जाने लगेगा, और ये भी हो सकता है कि फिर जब 498A का केस लगेगा तो उसके साथ साथ धारा 375 का भी वर्णन हमेशा किया जाएगा, हमेशा धारा 375 भी लगाई जाएगी, क्योंकि ये सारे पहलू ऐसे होते हैं जिनका हम कहीं भी सबूत नहीं दे सकते। तो इसलिए इस तरह के अगर संशोधन होता है तो आगे चल के इसका मिसयूज होने की भी इसके जो भी इसके मिसयूज है उसका होने भी बहुत चांस है कि वो भी उसका मिसयूज होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे समाज में इस तरह की चीजें होती ही नहीं हैं, कोई भी महिला है जो कि ऐसी चीजों से गुजरती नहीं है, तो ये बहुत ही गलत हम कहेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ऐसे संशोधन की भी हमारे समाज में जरूरत है। हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण दोनों ही होता है, और हमें जब भी कुछ भी नया करना होता है तो हमें दोनों ही पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। तो इस वजह से अभी इस पे सुझाव मांगे गए हैं, और जैसा भी सुझाव मिलेगा उसी को देखते हुए उसी के मुताबिक धारा 375 में संशोधन किया जाएगा। ये उम्मीद है कि सारे सुझावों को देखते हुए ही उसमें संशोधन किया जाएगा। आज के वीडियो में आपको ये बताना है कि आपकी नज़र में इस तरह का संशोधन कितना सही है, और क्या हमारे समाज की महिलाएं इस तरह की चीज़ों से रूबरू होती हैं या नहीं होती हैं। आपको आज के वीडियो में कमेंट में ये आपको बताना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई आपको जो भी जानकारी है वो आपके समझ में आई होगी, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।